Question number 1. An AC voltage is applied to a resistor R and an inductor L in series. If R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm, the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is. We have given in this question an resistor और एक इंडक्टर दोनों को सीरीज में लगाया हुआ है और जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो दोनों इक्वल है 3 ओम के। तो हमने जो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, उसको फाइंड आउट करना है। सो हियर वी नो दैट tan phi दिस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस and we know that XL is equal to omega L and this omega L, that is inductive reactance, is 3 ohm and also R is 3 ohm. So 3 ohm over 3 ohm, that is equal to 1. So tan phi is equal to 1. Phi is equal to tan को साइड ले जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 45 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जो फेज डिफरेंस आएगा अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 4। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डेप्लीशन लेयर इज लार्ज बिकॉज, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी डेप्लीशन लेयर की वो लार्ज होती है ड्यू टू इट हैज नो चार्ज कैरियर, उसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन हो जाएगा द डेप्लीशन लेयर in a diode is depleted of charge carrier and contains only immobile ions, so its resistance is large. Next question number 3. If EMF induced in a coil is 2 volt, by changing the current in it from 8 ampere to 6 ampere in 2 into 10 raised to power minus 3 second, then the coefficient of self induction is. हमारे पास given है कि एक जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो कितनी हो रही है 2 वोल्ट। अगर हम करंट को चेंज करते हैं फ्रॉम 8 एम्पियर टू 6 एम्पियर में और कितने टाइम के लिए, इन टाइम 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड, देन हमने निकाला है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो हियर गिवन है हमारे पास ईएमएफ 2 वोल्ट, I1 आ जाएगा 8 एम्पियर और I2 6 एम्पियर, टाइम हमारे पास है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड। और जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है वो होता है L इज इक्वल टू माइनस ई ओवर डी आई बाई डी टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई, हमारे पास EMF जो है 2 है ओवर फाइनल करंट क्या बन रहा है 6 और इनिशियल 8, तो 6 माइनस 8 ओवर डेल्टी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 हेनरी। सो हियर इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 4. A ray of light is incident at the glass water interface at an angle as shown the below and it emerges finally parallel to the surface of water. Then the value of Nz, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का वो हमने निकालना है। तो हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। सो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/2 और जब ये बाहर निकलेगी तो क्या हो रहा है, जो ये सरफेस है इसके ऊपर फ्लोट करेगी। इस तरह से हम डायग्राम को रीड्रॉ कर लेंगे। रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से वाटर में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगी, सरफेस के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो फॉर ग्लास वाटर इंटरफेरेंस स्नेल्स लॉ का हम यूज करेंगे, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ओवर एन जी। थोड़ा इसको रिलेज करते हैं तो एन जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू साइन आर ओवर साइन आई हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फॉर वाटर एयर इंटरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज आर, सो साइन आर इज ओवर साइन 90 इज इक्वल टू एन ए ओवर एन डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एन डब्ल्यू। सो थोड़ा रिलेज करेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू 1 ओवर एन डब्ल्यू हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट Nz is equal to Nw multiply 1 over Nw over sin I. This implies Nz is equal to 1 over sin I. So in this question B is the correct option. Question number 5.
A long magnet of pole strength Qm is cut into two parts such that the ratio of their length is 1:3. The ratio of the pole strength of these pieces is, एक मैग्नेट है और जिसकी पोल स्ट्रेंथ Qm है और उसको हम दो पार्ट्स में कट कर देते हैं along the length, तो लेंथ की जो रेशियो हो जाती है दोनों पार्ट्स की 1:3, तो जो रेशियो होगी पोल स्ट्रेंथ की वो क्या होगी हमारे पास, दैट इज आल्सो सेम, बिकॉज क्योंकि जो पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट ऑलवेज रिमेन सेम फॉर अ गिवन मैग्नेट. सो 1:3. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. A given beam of alpha particle has a distribution of impact parameter B so that the beam is scattered in various direction as shown given below. अल्फा पार्टिकल है, जब वो किसी न्यूक्लियस के ऊपर टारगेट कर रहा है तो इन दैट केस यहाँ पे स्कैटरिंग, जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है, और साथ में हमारे पास जो इम्पैक्ट पैरामीटर बन रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. अब ये सीधा जाएगा और बट इस तरफ मुड़ गया तो दिस इज एंगल थीटा, तो ये स्कैटरिंग एंगल हो गया और इम्पैक्ट पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बी. ये हमारे पास तो इन दैट केस जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी. B is equal to, that is impact parameter is equal to minimum at theta is equal to pi. इसके लिए रीजन आपके पास यह है, it has been seen that an alpha particle close to the nucleus suffer large scattering angle. In case of head-on collision, the impact parameter is minimum and the alpha particle rebound back. Theta is equal to pi. For large impact parameter, the alpha particle goes nearly undeviated or shows small deflection. Theta is equal to 0. Question number 7. A thin film of oil is spread on the surface of water. The beautiful colors exhibited in the light of the sun is due to. अगर हम वाटर के ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, सनलाइट, तो हमारे पास ब्यूटीफुल कलर जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं, मतलब वहाँ पे कलर स्टिक्स ऑब्टेन होती है. वो किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट. हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑयल फिल्म प्रोड्यूसेस टू कोहेरेंट वेव्स एंड दीज वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड, that is interference patterns takes place which produces beautiful color. Next, question number 8. The nuclear radius of a certain nucleus is 7.2 Fermi and it has charge of 1.28 into 10 raised to power minus 17 coulomb. The number of a neutron inside the nucleus is, जो न्यूक्लियर रेडियस है किस न्यूक्लियस का वो हमारे पास 7.2 फर्मी है और उस चार्ज जो है 1.28 इंटू 10 raised to power minus 17 कूलम है. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस वो हमने निकालने हैं. सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियर रेडियस हमारे पास होता है R इज इक्वल टू R नॉट A की 1/3. R हमारे पास ये गिवन है और R नॉट भी हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 10 raised to power minus 15 मीटर और A हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R ओवर R नॉट का क्यूब. थोड़ा इसको रिलेट करेंगे तो जब आप यहाँ पे वैल्यू भरोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 216 और एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू चार्ज Q upon E. This is 1.28 into 10 raised to power minus 17 over 1.6 into 10 raised to power minus 19. This is equal to 80. Therefore, the number of neutron आ जाएगा n is equal to A minus Z. 216 minus 80. This is equal to 136. So here E is the correct option. Question number 9. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carrier. What it does not show any negative charge. The reason is n-type semiconductor में इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर होते हैं बट वो शो नहीं करते हैं नेगेटिव चार्ज. इसके पीछे रीजन होता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो इसके लिए आप रीजन देख सकते हो. द n-type semiconductor region has negative electrons as majority charge carrier and an equal to number of fixed positively charged donor ions. Again, the material as a whole is neutral. Due to this reason, n-type semiconductors is electrically neutral. Next, question number 10. The figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiation. Which one of the following is a correct statement?
जो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में, तो हम आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेडिएशन है, जो कर्व है ए और बी, इन दोनों के लिए हमारे पास जो रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम है, बट जो फोटो करंट जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? और बी और सी के लिए फोटो करंट सेम है, बट जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी जो करेक्ट स्टेटमेंट है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन आपके पास हो जाएगा, सिंस इन द ग्राफ रिटार्डिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर द surfaces A and B and the photocurrent is different. So for the curve they have same frequency but different intensity of light. Question number 11. The speed of electromagnetic wave in the vacuum depend upon the source of radiation and जो स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड is same for all of them. So here C is the correct option, because speed of electromagnetic waves is in vacuum is given by 1 over square root of mu naught epsilon naught. Therefore speed of electromagnetic waves in vacuum is same for all of them. Question number 12. A hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at P as shown in the figure. Let VA, VB and VC be the potential at point A, B and C respectively. Then क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट P है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर स्प्रेड कर रही है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमने एक हॉलो कंडक्टिव स्फीयर प्लेस किया हुआ है और इस स्फीयर के ऊपर हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं A, B और C। और जो A पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है VA और B के ऊपर VB और C के ऊपर VC। देन ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो पोटेंशियल एट पॉइंट A, BA इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B दैट इज VB इक्वल टू पोटेंशियल एट C दैट इज VC। So here D is the correct option. Conducting sphere behave as equipotential surface. So here potential on the surface of the conducting sphere will be same. This implies VA is equal to VB equal to VC. Next question number 13. A straight wire carrying a current is went into a semi-circular loop of radius 1 centimeter as shown below. एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उसको हम वेंट कर देते हैं सेमी सर्कुलर लूप में जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस आर्क के सेंटर के ऊपर वो बन रही है 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। द वैल्यू ऑफ करंट इज, तो हमने करंट निकालना है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। आर कितना 1 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लेंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर लूप एट द सेंटर इज गिवन बाई B इज इक्वल टू μ0I/4R। ये रिलेशन होता है और यहाँ पे सारी वैल्यू हम यूज कर देंगे इसमें। ठीक है, B की हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴, μ0 की हो जाएगी 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई I ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻²। जब इसको रिड्यूस करोगे तो हमारे पास ही बन जाएगा I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। सो यहाँ पे D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 and 5/3 रेस्पेक्टिवली. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी. जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर और ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर के साथ कितना है 4/3 and 5/3। तब हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ANW मतलब एयर और वाटर का, दिस इज इक्वल टू 4/3 ANG एयर ग्लास 5/3। तो ANW मल्टीप्लाई WNG इज इक्वल टू ANG हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू
यहाँ पे वैल्यू भर दो 5/3 ओवर 4/3, 3 के साथ 3 कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 5/4। सो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ स्क्वायर surface of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E acting along the same place at an angle theta with the horizontal side of the sphere as shown in the figure. The electric flux linked to the surface. एक स्क्वायर है जिसकी साइड L मीटर है इन द प्लेन ऑफ पेपर, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्टिंग अलोंग कर रही है सेम प्लेन और कितने एंगल के साथ, थीटा के साथ, विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा सरफेस के साथ वो हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये सरफेस आ गया, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फील्ड E थ्रू एनी एरिया A इज गिवन बाई फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा होता है। नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द फील्ड लाइंस इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा ई ए साइन थीटा, और एरिया हो जाएगा साइड क्या है इसकी एल, एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ई एल स्क्वायर साइन थीटा। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन एंड रीजनिंग बड़ा है। तो असर्शन में दिया हुआ है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ नेचुरली। तो हमारे पास ये असर्शन 2 है। Thermonuclear reactions are those fusion reaction which is achieved by raising the temperature and the pressure of the system so that particle have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive barrier. अब रीजन जो है इसके लिए for thermonuclear fusion reaction to takes place extreme conditions of temperature and pressure are required. So यहाँ पे हमारे पास ये रीजन भी ट्रू होगा और रीजन आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगी। इसके लिए आप देख लो, सिंस एट अर्थ सच कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू अटेन नेचुरली सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच। जो थिन प्रिज्म होती है वो लाइट को ज़्यादा डेविएट नहीं करती है। सो दिस असर्शन इज ट्रू। अब रीजन देखते हैं, दिस प्रिज्म हैव स्मॉल एंगल ए एंड हेंस डेल एम मतलब डी एम मिनिमम डेविएशन इज आल्सो वेरी स्मॉल। सो डी एम इज इक्वल टू 1 and 2 minus 1 into a where 1 and 2 is the reflected indices of the prism with respect to medium 1. The reason is also true and reason is correct explanation of assertion. So यहाँ पे भी A option is the correct. Question number 18, assertion in Young's double slit experiment the fringe width for dark fringe is same as that for white fringe. Yes, Young's double slit experiment के केस में जो fringe width होती है डार्क फ्रिंज के लिए वो सेम होती है फॉर व्हाइट फ्रिंज। सो assertion ट्रू है। रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन Young's double slit experiment when the fringes are found with a source of white light then only dark and bright fringes are observed. So this reason is not true, it is false. So here A is true, R is false, so C is the correct option. In Young's double slit experiment, phase width for dark and white fringes are same, while in the same experiment when a white light as source is used, the central fringe is white around which few colors fringes are observed on either side. So here A is true, R is false.